हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान है में आपका स्वागत है। तो बच्चों, दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज। और अभी तक हम इस सीरीज के अंदर 1 से लेकर 60 लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज द 61st लेक्चर। अब 60 लेक्चर हो गए हैं। आई होप आपने मल्टीपल टाइम्स उनको देख भी लिया होगा, रिवीजन भी कर लिया होगा। और आप अभी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के मेरे को कॉल भी आया, राइट, कि सर हम टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर एज इट इज क्वेश्चंस जो हो रहे हैं करंट अफेयर्स के वो मिल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। आप लोग जो भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, आप ही लोग मेरे को इस तरह की रिव्यू दें तो दैट विल बी बेटर, राइट। तो अब यहाँ पर एक बात यह है कि बच्चों देखो, ये सीरीज कंटिन्यू करनी चाहते हैं हम पूरे अच्छे से, तन मन धन से हम इस पे लगे हुए हैं, ठीक है, सीरीज के ऊपर। बट आप लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा। देखिए, आप ऐसे मत समझिए कि फ्री में आपको सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर। तो आपको भी कुछ इफर्ट्स यहाँ पर डालने पड़ेंगे। मेरे को बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ इतनी मेहनत करके मैं जो सीरीज बना रहा हूँ ये, राइट, और उस पर बहुत कम व्यूज होते हैं। ठीक है, आप फालतू के वीडियोस को देखकर अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, वहां पर उसको शेयर कर सकते हैं। पर ये जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, ठीक है, जो आपकी लाइफ बना रहे हैं, राइट, उनको आप शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत दुख की बात है। प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आप सब अपने व्हाट्सअप के स्टेटस पे लगाएं इस वीडियोस को, तभी जाकर ये सीरीज कंटिन्यू रह पाएगी बच्चों। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ ये पूरी कंटिन्यू करूँ मैं सीरीज, पर आप लोगों का बिल्कुल भी थोड़ा भी मेरे को यहाँ पर मोटिवेशन यहाँ पर मिल नहीं रहा है, राइट। चलिए खैर, लेट्स स्टार्ट द क्लास। 61st लेक्चर है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक नया बैच अनाउंस करा है। ठीक है, दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 15th ऑफ जून। और फिलोसफी ऑप्शनल का बैच है, 15th जून से स्टार्ट है। तो सर अभी से क्यों बताने लग गए? अभी से इसलिए बताने लग गए क्योंकि जो स्टूडेंट्स अभी इसको ज्वाइन करेंगे उनको 30% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 31 जनवरी से पहले अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, 31 जनवरी से पहले अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो 30% ऑफ इसके अंदर मिलेगा आपको फिलोसफी ऑप्शनल कोर्स के अंदर। अब ये कोर्स एक ऐसा कोर्स हमने डिजाइन करा है बच्चों, जो कि आपको ऑप्शनल को, मतलब आपका आराम से आप ऑप्शनल अपना कर सकते हैं। सब बच्चों को ऑप्शनल का बड़ा दिक्कत होता है, और यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर ऑप्शनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर हम आपको इतनी अच्छी नॉलेज देंगे, इसके अंदर एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे फिलोसफी ऑप्शनल का, जिसके अंदर आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी होगा। और आंसर राइटिंग प्रोग्राम नॉर्मल नहीं, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, इसके अंदर हम बुकलेट प्रोग्राम, वीकली टेस्ट और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ये 3 प्रोग्राम्स के थ्रू आपकी आंसर राइटिंग को हम परफेक्ट करेंगे। हर क्वेश्चन के ऊपर, जैसे अभी हम जो भी कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, जैसे हमने अभी प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट करा, राइट, इकोनॉमिक्स का प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट करा हमने, एनवायरनमेंट का, राइट, इकोनॉमिक्स का तो हमने कंप्लीट बैच करा। तो इसमें कंप्लीट आंसर राइटिंग सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्लीट आंसर्स प्रोवाइड, क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एमसीक्यू की सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, डेली की चला रहे हैं। आप देखेंगे वीकली टेस्ट होते हैं इसमें, फिर ऑल इंडिया टेस्ट भी होते हैं इसके अंदर, जो कंप्लीट टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो भी होते हैं। तो ये फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब कुछ हम इसके अंदर आपको दे रहे हैं यहाँ पर। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं कोर्सेज के ऊपर। आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करें। जैसे मान लीजिए आपका, अगर मान लीजिए फिलोसफी ऑप्शनल है, आपने भर दिया इस साल फिलोसफी ऑप्शनल, तो भी आप 15 जून से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। हम कुछ ऐसा करेंगे, जैसे जो बच्चे, इसके अंदर सारे बच्चे होंगे जो बच्चे फिलोसफी ऑप्शनल इस बार मेंस देंगे फिलोसफी ऑप्शनल के साथ, उनके लिए भी ये बैच है। क्योंकि उनको भी हम 2 क्लासेस लेकर इसको कंप्लीट कराएंगे 3 मंथ्स के अंदर। और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बैच है। दिस इज अ बैच फॉर बोथ स्टूडेंट्स, जो कि इस साल अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है, और नेक्स्ट ईयर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी। क्योंकि फिलोसफी सब्जेक्ट एक स्टैटिक सब्जेक्ट होता है, छोटा सा सब्जेक्ट होता है, राइट, और इसके अंदर इतना कुछ करंट अफेयर्स रहता नहीं है। तो आप इसके अंदर अच्छे से कर सकते हैं, राइट। चलिए तो 30% ऑफ है, अभी ज्वाइन कर लीजिए, अर्ली बर्ड ऑफर है, 30% ऑफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभी 2 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। इसके अंदर टोटल सीट हमने 10 सीट्स रखी हैं, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स हैव बीन एनरोल्ड, ठीक है। 10 से ज़्यादा इसलिए नहीं रखते बच्चों, 10 से लेकर हम इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 15 स्टूडेंट तक इसके अंदर रखेंगे, राइट। इससे ज़्यादा इसलिए नहीं रखते, फिर आंसर राइटिंग भी हमको ही चेक करनी है, राइट। तो हमको इतना फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जब बैच हम चलाएंगे तो इस बैच के साथ कोई दूसरा पैरेलल बैच नहीं चलेगा। 3-4 महीने तक हम सिर्फ इसी बैच के ऊपर फोकस करके प्रिपरेशन आपको करवाएंगे, राइट। चलो, तो पहला टॉपिक अपन पढ़ते हैं, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक क्या है भाई, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखो भाई, एक तो बात है कि इंपॉर्टेंट बैंक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट बैंक क्यों है? ये इंपॉर्टेंट बैंक इसलिए होते हैं बिकॉज इट इज टू बिग टू फेल। मतलब इतने बड़े होते हैं कि अगर ये बैंक गिर गया, गलती से बैंक गिर गया ना, तो इकोनॉमी पूरी ढह जाएगी, भारत की पूरी इकोनॉमी ढह जाएगी। क्या बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत ही सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है। ये इनके ऊपर एक्स्ट्रा केयर रखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि अगर ये कोई बैंक गिर गया, इतना बड़ा बैंक हो चुका है ये, इतना बुरी तरह से बड़ा हो चुका है ये बैंक, कि अगर ये गिर गया तो इंडिया की पूरी इकोनॉमी गिर जाएगी। तो आरबीआई क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज करता है 2024 का, अभी जैसे डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक इसने रिलीज करा।
जिसके अंदर इसने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये हमारा डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये तीन बैंक ऐसे हैं अगर ये गिर जाए इकोनॉमी हमारी बर्बाद हो जाए, ठीक है। तो इसलिए एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी को इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा ये बैंक इतने बड़े हो चुके हैं कि अब ये फेल नहीं हो सकते, अगर ये फेल हुआ तो भारत की इकोनॉमी डूब जाएगी। तो इसको अपन डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक बोलते हैं ड्यू टू देयर साइज, क्योंकि इतने बड़े ही हो चुके हैं, प्लस क्रॉस जुडिशनल जुडिशनल एक्टिविटीज, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटीज एंड लैक ऑफ सब्सटीट्यूट, इनका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। फिर अगर ये एसबीआई गया तो एसबीआई का सब्सटीट्यूट सालों में नहीं बनेगा, ठीक है। एंड इंटर कनेक्शन इनके इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा बड़े हो चुके हैं कि इनके गिरना हम सहन नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट इज वेरी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फॉर अस। इट आल्सो मींस दैट द बैंक इज टू बिग टू फेल, इतने बड़े हो चुके हैं कि अब ये फेल नहीं हो सकते। इफ डीएसबी फेल, अगर डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स जो है अगर फेल हो जाते हैं, देयर वुड बी सिग्निफिकेंट डिसरप्शन टू एसेंशियल सर्विसेज ऑन द बैंकिंग सिस्टम एंड द ओवरऑल इकोनॉमी की बैंड बच जाएगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये चीज क्या कहां से है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक कहां से आया, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो यहाँ पर देखिए इसका एक एक तरह से एक फ्रेमवर्क बनाता है, ठीक है, आरबीआई इसके अंदर बनाता है ये, राइट। और 2014 के अंदर ये बोला गया कि भाई ऐसे बैंक्स को हमको चुनना होगा जो कि डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है, और इन बैंक्स के ऊपर हमको क्या करना होगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनानी पड़ेगी अलग से, जिससे कि कहीं भाई गिर नहीं जाए, और ये जब गिरे, अगर गिरने जैसी स्थिति हो तो गवर्नमेंट इनको बचाने के लिए आ जाए, राइट। अब देखो ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो फ्रेमवर्क बना उसमें इसके इन्होंने ऐसे बोला कि अगर मान लीजिए कोई बैंक इतना बड़ा हो गया है कि उसका, जैसे भारत की जीडीपी मान लो 100 रुपए, ठीक है, और इस बैंक का साइज हो गया 2% ऑफ जीडीपी, इसका नेटवर्थ 2% ऑफ जीडीपी हो गया, मतलब 2 रुपए इसका वर्थ हो गया, तो ये बैंक बहुत बड़ा हो गया इसका मतलब, क्योंकि भारत की जीडीपी का 2% अगर ये हो गया तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। तो बैंक हैव साइज एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी इक्वल टू और मोर देन 2% आर कंसीडर टू बी डीएसआईबी लिस्ट, और इसके अंदर ये तीन बैंक जो है 2024 की लिस्ट में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। कोई तुमसे पूछे तो इसके अंदर ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से बैंक यहाँ पर है, ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आफ्सपा। आफ्सपा क्या होता है, हमेशा न्यूज के अंदर रहता ही रहता है, ये क्या है ये हम इसके अंदर बताते हैं। देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अभी न्यूज में क्यों है, री इम्पोज आर्म फोर्स 1958 इन ऑर्डर डिस्टर्ब एरिया, इन ऑर्डर इन डिस्टर्ब एरियाज ऑफ मणिपुर इंक्लूडिंग जिरीबाम, ठीक है। मणिपुर के अंदर अभी बड़ा डिस्टर्ब एरिया है, ठीक है, मणिपुर के अंदर डिस्टर्ब एरिया जो है उसके अंदर वापस से आसपा लगा दिया गया है, पहले हटा दिया था फिर वापस से आसपा लगा दिया गया है। तो आसपा क्या होता है यहां पर, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखो आसपा का मतलब क्या होता है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर है, मतलब आर्म्ड फोर्स जो लगी होती है वहां पर कुछ एरियाज के अंदर, उनको स्पेशल पावर्स दे रखी है, स्पेशल पावर एक्ट। हमारे देश के अंदर बहुत सारे एरिया जो है वो डिस्टर्ब्ड एरिया है, प्रेशर कुकर है बहुत सारे एरियाज के अंदर, प्रेशर कुकर मतलब जहां पर इंटरनल अनरेस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वहां पर हमने आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दे रखी है, ठीक है। वहां पे सीशनिस्ट टेंडेंसी की भारत से अलग हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है वहां पर, राइट। तो उन एरियाज के अंदर आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर दे रखी है, आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर्स दे रखी है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्म फोर्स यहाँ पर जाकर अपनी स्पेशल पावर्स को यूज कर सकती है, कोई भी चीज को सर्च करती है, कर सकती है, ठीक है। इवन यहाँ तक भी है कि अगर आर्म फोर्सेस यहाँ पर, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी के ऊपर अटैक कर देती है, राइट, मतलब किसी के ऊपर गोलियां चला देती है, तो वो भी उसके अंदर स्पेशल पावर के अंदर कंसिडर किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो इट वाज इनेक्टेड 1958 बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से ये इनेक्ट करा गया था, राइट। फिर हम इसके अंदर देखिए, इसके अंदर इट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1958, 1958 के अंदर इनेक्ट करा गया था बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की भाई बहुत सारे एरियाज ऐसे डिस्टर्ब एरिया होते हैं, वहां पे आर्म फोर्सेस को हम क्या करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे टू ब्रिंग बैक इन द ऑर्डर इन द डिस्टर्ब एरिया के अंदर ऑर्डर को वापस लेकर आए, राइट। इसके अंदर इम्यूनिटी दी जाती है आर्म फोर्सेस को, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती है। पहले ये देख लेते हैं भाई कौन कौन सी पावर्स यहाँ पर होती है, ठीक है। देखो यूज ऑफ फोर्स इंक्लूडिंग लीथल फोर्स, जैसे मैंने आपको बताया दे कैन ओपन फायर इवन कॉजिंग डेथ इफ डीम नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर आफ्टर प्रोवाइडिंग ड्यू वार्निंग, वार्निंग के बाद वो गोलियां भी चला सकते हैं, गोलियों में कोई मर जाएगा तो भी इस तरह से उसके ऊपर ये भी अलाउड है वहां पर, क्योंकि वो एरिया बड़ा डिस्टर्ब्ड है, राइट। अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, आर्म फोर्सेस कैन अरेस्ट इंडिविजुअल विदाउट ए वारंट ऑन सस्पिशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस,
सर्च एंड सीजर विदाउट द वारंट, आपके घर में कोई आ गया, आप बोले सर्च सर्च ऑर्डर दिखाओ, फिर आपको बोलते हैं वो तलाशी लेनी है, तलाशी लेनी है तो आप कहते हैं सर्च ऑर्डर दिखाओ। पर डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर आर्म फोर्सेस के पास पावर है कि बिना वारंट के वो क्या कर सकते हैं, बिना तलाशी वारंट के सर्च और सीजर कर सकते हैं, तलाशी कर सकते हैं, राइट। दे कैन कंडक्ट सर्चेज ऑफ प्रीमाइसेस, व्हीकल्स और इंडिविजुअल्स विदाउट ए वारंट एंड seize material that may be used unlawfully. Destruction of the armed dumps and the shelters. The act allowed to destruction of the armed dumps, hideouts, fortified positions और shelters used by the insurgents, जो भी insurgents हैं उनके द्वारा यूज करे हुए कोई भी hideouts या फिर shelters जो हैं उनको ये क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये स्पेशल पावर दे रखी है आर्म फोर्स वालों को, जहां पर आस्पा एक्ट लगा हुआ है। और आस्पा एक्ट कहाँ लगता है, डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर लगता है। और डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होता है, ये देखो भाई, एरिया आर कंसिडर्ड एज डिस्टर्ब्ड, इस एक्ट के अंदर लिख रखा है, बाय द रीजन ऑफ डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट रिलीजन, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटी। अगर इनके बीच में कभी लड़ाइयां हो जाती है ना, डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो एरिया जो है वो एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया बोलते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये कैसे लगाया जाता है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी कैन डिक्लेयर होल और पार्ट ऑफ द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे पार्लियामेंट्री एक्ट से बना हुआ ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि भाई ये एरिया डिस्टर्ब्ड है, इसके अंदर आर्म फोर्सेस को हमको स्पेशल पावर्स देनी पड़ेगी, तो ये इस तरह से लगाया है। और जब एक बार लगा दिया, ऐसा नहीं कि भाई लगा दिया कल को हटा देते हैं, नहीं, 3 महीने तक कम से कम आपको लगाना पड़ेगा। Once declared, the region has to maintain the status quo for a minimum of 3 months period. 3 मंथ्स के पीरियड के अंदर कम से कम आपको लगाए रखना पड़ेगा। तो अभी जैसे मणिपुर के अंदर कुछ एरिया थे डिस्टर्ब एरिया, उसमें हटा लिया गया था, फिर वापस जब लगाया गया तो कम से कम 3 महीने तक तो लगेगा। अभी हम बात करें तो अभी ये आसपा जो है ये ऑपरेशनल है इन द पार्ट्स ऑफ द आसाम, नागालैंड, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा आर्म फोर्स जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर एक्ट इज एप्लीकेबल टू डिस्टर्ब एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के डिस्टर्ब एरिया के अंदर भी उसके लिए अलग से एक्ट बनाया गया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो पूछ लिया जाए तो आसाम, नागालैंड, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, प्लस जम्मू एंड कश्मीर, इसके अंदर आसपास लगा हुआ है। अब कुछ कमिटीज हैं, उनकी रिकमेंडेशंस हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे जस्टिस BN जीवन रेड्डी कमेटी ने कहा है कि रिकमेंडेड दैट स्क्रैपिंग आसपा आसपा को हटा देना चाहिए, 2004 के अंदर इसने उन्होंने इस तरह से बोला। इसी तरह से संतोष हेगड़े कमेटी ने बोला है कि भाई देखो यहाँ पर इसको रिव्यू करना चाहिए एवरी 6 मंथ, हर सही 6 महीने के बाद एक्ट को रिव्यू करना चाहिए, राइट। आसपा एक्ट जहाँ पे लगा है उसको रिव्यू करना चाहिए। जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा है कि कॉल्ड फॉर द सब्जेक्टिंग सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट द वीमेन बाय द आर्म फोर्सेस टू रेगुलर क्रिमिनल लॉस। अगर मान लीजिए आसपा एक्ट कहीं लगा हुआ है और वहां पे किसी वीमेन के साथ सेक्सुअल वायलेंस हुई है आर्म्ड पर्सनल के द्वारा, तो उसको रेगुलर क्रिमिनल लॉ में देखा जाना चाहिए, उसको फिर आसपा एक्ट के अंदर नहीं देखा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो उसके अंदर आसपा एक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब एक कॉन्सेप्ट है जीरो FIR। जीरो FIR का कॉन्सेप्ट क्या है, ये अपन इसके अंदर पढ़ते हैं, और जीरो FIR के अंदर इस जीरो का मतलब क्या है ये भी अपन इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। तो अभी ये न्यूज में इसलिए है, देखिए 2024 की न्यूज है। जीरो FIR रजिस्टर्ड अगेंस्ट KTR फॉर मेकिंग ऑब्जेक्शनल कमेंट अगेंस्ट द तेलंगाना CM, ठीक है। ये KTR जो थे ये एक्स एक्स चीफ मिनिस्टर थे, राइट, तेलंगाना के। अब तेलंगाना चीफ मिनिस्टर जो है उनके बारे में ऑब्जेक्शनल कमेंट दिया है, तो जीरो FIR वहां पर लॉन्च हो गई है। जीरो FIR क्या होता है ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, ठीक है, आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई, मान लीजिए किसी से लड़ाई हो गई आप, तो आप जहां पर लड़ाई हुई है ना वहीं के थाने पे आप FIR करा सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? वहीं FIR करा सकते हैं, जहाँ पे इंसिडेंट होता है वहीं पर FIR करा सकते हैं, और कहीं FIR नहीं करा सकते हो। तो आप तो अब आपके साथ दुर्घटना यहाँ पर हुई है, ठीक है, और आपका घर कहीं और है, ठीक है, आपका घर मान लीजिए दूसरे स्टेट के अंदर है, ठीक है, या फिर कुछ दूसरे एरिया के अंदर आता है, ठीक है, और वहां के थाने में आप जाते हैं और थाने में जाकर ऐसे बोलते हैं साहब मेरी FIR लिख लो, तो वो थानेदार ऐसे बोलेगा साहब हमारे थाने में हुआ ही नहीं है ये, हम कैसे लिख लें FIR। तो फिर आपको अब उसी जगह जाना पड़ेगा जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है और फिर FIR लिखवानी पड़ेगी। तो ये तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत का काम हो गया, आपको उस थाने में जाना पड़ेगा वापस और फिर FIR लिखवानी पड़ेगी। इससे आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भाई साहब इससे बढ़िया तो है हम FIR लिखाएंगे। तो ये देखो ये थाना क्षेत्र के अंदर, जिस थाना क्षेत्र के अंदर आता है उसी थाना क्षेत्र के अंदर जहां पर क्राइम कंडक्ट हुआ है उसी थाना क्षेत्र के अंदर आपको FIR लिखवानी पड़ती है।
तो यहाँ पर जब देखा कि यहाँ पर तो जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो बंदा वापस थोड़ी ना रहेगा उसी जगह जहाँ पर उसकी लड़ाई हुई थी, वो रहता है वहां से 200 किलोमीटर दूर, तो वापस वहां पर जाके थोड़ा ना एफआईआर करवाएगा। तो कॉन्सेप्ट होता है जीरो एफआईआर का। जीरो एफआईआर में यह है कि आप किसी भी थाने में से एफआईआर करवा सकते हैं, और उस एफआईआर का आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, उसको जीरो एफआईआर बोला जाएगा। और फिर इस थाने की जिम्मेदारी है कि रेलिवेंट थाने में इसको ट्रांसफर करें। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। रेलिवेंट थाने में इसको ट्रांसफर करें। जैसे सुशांत सिंह राजपूत है, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ था, है ना, उनकी डेथ हुई थी मुंबई में। अब मुंबई के थाने में एफआईआर करवा दी गई, वहां पे एफआईआर हो गई, राइट। बट उनकी एक और बिहार के अंदर उनकी जीरो एफआईआर हुई, बिहार के अंदर जीरो एफआईआर हुई। जीरो एफआईआर का मतलब क्या है कि एफआईआर यहां पर करवा रहे हैं, हम बिहार के अंदर करवा रहे हैं। अब ये जो थाना अधिकारी है, ठीक है, ये इसको ट्रांसफर करेगा किसको? मुंबई पुलिस को, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक समझ में आ रहा है? तो यहां पर इसकी, इस थाने की भी जिम्मेदारी बन जाती है, जब तक ये जो होगी, ये एफआईआर इसके पास रहेगी, तो ये भी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी बहुत कर सकता है जीरो एफआईआर वाले, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे देखो, जीरो एफआईआर इज ए टाइप ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन इंडिया दैट अलाउ द पुलिस टू रजिस्टर ए कंप्लेन इवन इफ द ऑफेंस हैज अकर्ड आउटसाइड देयर ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन से बाहर होगा तो भी आप जीरो एफआईआर कर सकते हैं। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एंश्योर दैट विक्टिम ऑफ द क्राइम कैन सीक इमीडिएट लीगल redress irrespective of where the crime occurred and without unnecessary delays caused by the jurisdiction issues। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इमीडिएट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पुलिस मस्ट रजिस्टर द एफआईआर इमीडिएटली विदाउट एनी क्वेश्चन कि भाई कहां पर हुआ है, कहीं पे भी हुआ तो पहले एफआईआर लिख दे, जीरो एफआईआर लिख दे, चल, राइट। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ द करेक्ट jurisdiction आफ्टर रजिस्ट्रेशन द एफआईआर इज फॉरवर्डेड टू द पुलिस स्टेशन विद एप्रोप्रिएट jurisdiction where the crime is occurred। प्रिवेंट्स डिले, इट हेल्प्स प्रिवेंट द डिले इन द रजिस्टरिंग ए कंप्लेन, जिससे कंप्लेन के अंदर डिले ना हो रजिस्टर करने के लिए, राइट, विच कुड अदरवाइज लीड टू एविडेंस लॉस और डिले इन द जस्टिस। क्योंकि इतनी देर आप वहां पर जाओगे और फिर आप, अरे इतने में तो एविडेंस लॉस ही हो जाएगा, राइट। तो आप एफआईआर तो करा दो कम से कम। एप्लीकेबिलिटी, इट इज स्पेसिफिकली यूजफुल इन द केसेस लाइक सीरियस क्राइम इंक्लूडिंग सेक्सुअल असल्ट, मर्डर और अदर इमरजेंसी सिचुएशन वेयर डिले कुड हार्म द केस। तो देखो, नो रेगुलर एफआईआर नंबर इज प्रोवाइडेड इनिशियली, फिर वो जब रेलिवेंट पुलिस स्टेशन पे जाएगी तो उसके अंदर एक नई एफआईआर इन्वेस्टिगेशन के लिए रजिस्टर करा जाएगा, उसके अंदर एफआईआर नंबर विल बी देयर। द प्रोविजन ऑफ द जीरो एफआईआर इज अंडर द सेक्शन 531 ऑफ द भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बेस्ड ऑन द जस्टिस वर्मा कमिटीज रिकमेंडेशन। जब निर्भया का केस हुआ था, ठीक है, तब जाकर जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन पे जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट लाया गया था, ये आपको इसके अंदर याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखो, पहले ये समझ लो एक बार, while refusing to condone the delay, Supreme Court laid down principle to provide harmonious construction to the section 3 and section 5 of Limitation Act 1963। अब ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अपन ऐसा समझते हैं, एक लॉ होता है ना, लॉ में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं बच्चों, है ना, सेक्शन 1 2 3 4। मान लीजिए कोई सेक्शन 1 है और एक सेक्शन 5 है। सेक्शन 1 में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसके अंदर सेक्शन 5 में उसका उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है। सेक्शन 1 में तो कुछ इस तरह से लिख रखा है ना, कुछ भी लिख रखा है, और सेक्शन कुछ लिख रखा है, और सेक्शन 5 में उसी चीज का अपोजिट लिखा हुआ है। अभी एग्जांपल देकर बताएंगे। अगर मान लीजिए दो प्रोविजंस दे रखे हैं एक सेम लॉ के अंदर, और जो एक तरह से एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगा कि भाई इस सेक्शन को हटा दूं या इस सेक्शन को हटा दूं, राइट, या फिर लॉ को इनवैलिड मान दूं। सुप्रीम कोर्ट ऐसे कहेगा भाई दोनों सेक्शंस की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होगी, इनके बीच में कहीं हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करेगा, हार्मनी, ठीक है। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो व्हाइल रिफ्यूजिंग टू कंडाउन द डिले, सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द प्रिंसिपल टू द प्रोवाइड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन टू सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5। तो लिमिटेशन एक्ट होता है एक, उसका सेक्शन 3 और सेक्शन 5, सेक्शन 3 और सेक्शन 5 एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो उसके बीच में एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लगाकर कुछ गाइडलाइंस दे दी। लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट क्या होता है ये समझो, कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज होती है, एक्ट होता है, राइट, जैसे
इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट्स के अंदर ऐसा तो बोलते हैं कि भाई प्रोमिसरी नोट्स के अंदर, या प्रोमिसरी नोट थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एक्ट है, उसके अंदर ऐसे बोलते हैं कि भाई ये अगर आपके साथ ये ऐसा कुछ गलत काम हुआ है तो आपको 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको केस रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर 2 साल से ज्यादा हो गया तो फिर उस केस को रजिस्टर नहीं करा जाएगा इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। समझ में आ रहा है? कोई भी आपके ऊपर कोई ऐसी चीज हो गई, ठीक है, कोई ऐसा कानून बना, उस कानून में ऐसे लिख रखा है कि देखो, अगर मान लीजिए किसी को इसके ऊपर इस कानून को अगर कोई वायलेट करता है तो यहाँ पर आपको 2 साल के अंदर अंदर केस रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर 2 साल के अंदर रजिस्टर नहीं कराया केस, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड, तो फिर वो जुडिशरी के अंदर नहीं आएगा। तो दिस इज नोन एज की लिमिट है, लिमिटेशन एक्ट। समझ में आ रहा है? लिमिटेशन एक्ट के अंदर दे रखा है कि भाई कौन कौन से केसेस को अंदर क्या क्या करना है, किस टाइम पीरियड तक आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर केस करवा सकते हैं, ठीक है। एक टाइम पीरियड, 2 साल के बाद फिर नहीं करवा सकते, 3 साल के बाद नहीं करा सकते। तो यहाँ पर देखो, इसका जो सेक्शन 3 है लिमिटेशन एक्ट का, वो कहता है इट स्टेट्स दैट वंस द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड फॉर इनिशिएटिंग ए लीगल एक्शन हैज एक्सपायर्ड, नो सूट, नो अपील और एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड। है ना? सेक्शन 3 तो ऐसा ही बोल रहा है, बट सेक्शन 5 इस तरह से बोल रहा है, दिस सेक्शन ग्रांट्स कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि टाइम ऑफ लिमिट जो है, मान लो 2 साल का टाइम था, वो बीत गया, पर कोर्ट जो है वो 2 साल का टाइम लिमिट जो होता है उसको बढ़ा सकता है, बट ओनली इफ देयर इज ए वैलिड रीजन फॉर द डिले। तो यहाँ पर जो लिख रखा है कि इसके बाद कोई केस या कोई अपील ये सब फाइल नहीं कर सकते, ठीक है, अगर 2 साल का टाइम पीरियड, यहाँ पे है कि कोर्ट बढ़ा सकता है इस टाइम पीरियड को। तो दोनों सेक्शन कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस ऐसी दी है जिससे कि ये दोनों के बीच में एक रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। ये दोनों जो प्रोविजंस है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब यही था कि एक एक्ट के अंदर दो ऐसे प्रोविजन है जो कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रहे हैं, तो ये दोनों एक तरह से हार्मनी के अंदर आ जाए, ठीक है। तो इफ दे, अब तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला इफ देयर इज ए वैलिड रीजन दैट कॉज द डिले, द कोर्ट कैन कंडन इट अंडर द सेक्शन 5, बट द डिस्क्रिप्शन शुड बी एक्सरसाइज इन ए रीजनेबल एंड बैलेंस मैनर। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से बताया। क्या किस तरह से करना है वो गाइडलाइंस दिए, वो गाइडलाइंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट थी वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। और डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी एक्ट के अंदर दो सेक्शंस, विपरीत सेक्शन हमको दिख रहे हैं, तो उन सेक्शंस के बीच में एक तरह से हार्मनी क्रिएट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, कुछ गाइडलाइंस दे देता है, राइट। उसको एक्ट को नहीं हटाता, एक्ट को बचाता है, बट उसके अंदर जो सेक्शंस हैं जिसके बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उनको एक तरह से हार्मोनियस, उनके बीच में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सबको क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल फिर अपन इसके अंदर नेक्स्ट क्लास करते हैं। अब इसकी क्लासेस डेली होंगी, हम कोशिश करेंगे, बट प्लीज बच्चों आप भी कोशिश करो, आप भी शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, फालतू के मीम्स वीडियो और ये सब चीजें, ठीक है, इन सबको शेयर करने का आपके पास टाइम है, फालतू के वीडियोस को आपको पास शेयर करने के लिए टाइम है, ठीक है, बट ये जो इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, इतना अच्छा आपके करियर बनाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, उसको आप शेयर नहीं करते, दैट इज बैड थिंग। ऐसा नहीं, अगर ये देखिए कभी ऐसा होगा नहीं तो हमारा भी भरोसा उठ जाएगा आप लोगों से, फिर हम भी बनाना बंद कर देंगे। क्या करें फिर, हमको मोटिवेशन तो चाहिए ना कम से कम, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।